एक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट स्क्रीन पर फ्लैश होती है, जिसमें बताया जाता है कि सिंगर और एक्ट्रेस वॉरेन पर पार्किंग लॉट में किसी हमलावर ने हमला किया है। ये खबर सायरन की तरह गूंजती है और पूरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एक साथ सांस थाम लेता है। जैसे जैसे ये खबर फैलती है, एक मॉडर्न ऑफिस में बैठे कुछ एग्जीक्यूटिव्स इस घटना पर चर्चा करने लगते हैं। उनकी शांति भरी आवाजें माहौल में फैली टेंशन से बिल्कुल मेल नहीं खाती। वे कहते हैं कि वॉरेन का मामला अब बड़ा होता जा रहा है, लेकिन उनमें से एक उसकी तारीफ करता है कि वह फिर भी अपने शेड्यूल पर काम कर रही है, उसे एक सच्ची प्रोफेशन बताते हुए जो प्रेशर में भी नहीं झुकती, वही दृढ़ता जो एक दिन लीजेंड बन जाती है। फिर बातचीत एक और ज्यादा जरूरी मुद्दे की तरफ मुड़ती है। एक महिला दाढ़ी वाले आदमी से पूछती है कि क्या उसे वूने से उसके कन्फर्मेशन के बारे में कोई जवाब मिला है। उसका लहजा शांत है, लेकिन उसके अंदर अधीरता छिपी है। आदमी थोड़ा चिंतित होकर जवाब देता है कि लगता है वूने फैसला करने में थोड़ा समय ले रहा है, और कमरे में अनिश्चितता की हवा गाढ़ी हो जाती है। एक और सहकर्मी कहता है कि शायद रोल का मार्शल आर्ट्स हिस्सा उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो गया होगा, जैसे किसी डर को हल्के में कह देने की कोशिश। दाढ़ी वाला आदमी ठुडी सहलाते हुए सोच में पड़ जाता है। शक धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को कुतरने लगता है। कोई कहता है कि शायद वूजेन ने सोचा होगा कि अपने शेड्यूल के साथ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना बहुत कठिन होगा, और ये बात हवा में तूफान की तरह लटक जाती है। इस बीच प्रोड्यूसर अंदर ही अंदर असहमत होता है, क्योंकि वो जानता है कि वूजेन ऐसा इंसान नहीं जो किसी चीज से पीछे हटे या संघर्ष करे। वह सोच में पड़ जाता है कि कहीं वूने को पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कुछ बुरा एहसास तो नहीं हुआ। यह संभावना उसे अंदर से ज्यादा परेशान करती है। तभी जैसे ही दाढ़ी वाला आदमी प्लान बी पर जाने की बात करने लगता है, उसका फोन बज उठता है। वह नीचे देखता है और सबकी निगाहें उस पर टिक जाती है। पूरा कमरा एक पल के लिए थम जाता है। स्क्रीन पर लिखा नाम है कॉन्ग वुइन। कमरे में हलचल और उम्मीद की लहर दौड़ जाती है जब वह कॉल रिसीव करता है। लाइन के दूसरी ओर वूने की आवाज शांत और माफी भरी है। वह कहता है, सॉरी प्रोड्यूसर, जवाब थोड़ा लेट हो गया। मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली है। उसकी आवाज में प्रोफेशनल टोन है, जैसे रेशम का स्पर्श। प्रोड्यूसर कुछ बोलने ही वाला होता है कि वूने खुद बात जारी रखते हुए सीधे मुद्दे पर आता है, मानो वह अभी अभी उनकी सारी चिंताएं सुन रहा हो। प्रोड्यूसर सोच रहा था कि स्क्रिप्ट से कुछ एक्शन सीन हटाने का सुझाव दे, लेकिन वूने पहले ही बोल पड़ता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं अगर उसमें और ज्यादा मार्शल आर्ट्स हो। कमरा सन रह जाता है, सबकी आंखें चौड़ी हो जाती है। प्रोड्यूसर फोन पर सावधानी से पूछता है, ज्यादा मार्शल आर्ट से दिक्कत तो नहीं होगी? वूने प्रोफेशन लहजे में जवाब देता है, नहीं, जब तक ये प्रोजेक्ट को बेहतर बनाए, और फिर आत्मविश्वास से कहता है, मैं जंग यानवू का रोल करूंगा। यह नाम कमरे में गूंजता है, जैसे किसी तूफान का संकेत। ऑफिस में खुशी की लहर दौड़ जाती है। महिला तालियां बजाती है और प्रोड्यूसर राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराता है। एक और आदमी कहता है कि कॉन्गा टीम हमेशा भरोसेमंद रहती है। प्रोड्यूसर फिर से कंफर्म करता है, क्या तुमने अपना शेड्यूल और ट्रेनिंग टाइम सब सोच लिया? वूने अपने छोटे चिबी वर्जन में दिखाया गया सिर झुकाकर पूछता है, आपका मतलब क्या है? जैसे किसी योद्धा से पूछा जाए कि क्या उसे सांस लेने में दिक्कत है। प्रोड्यूसर मुस्कुराता है, उसके लिए मार्शल आर्ट्स कोई चिंता की बात नहीं। प्रोड्यूसर बताता है कि स्क्रिप्ट रीडिंग से पहले उसका फॉर्म और फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए एक छोटा टेस्ट होगा। इस बातचीत को सुन रहा चो सुनजियन उत्सुक हो जाता है। कॉल फिर उसके मैनेजर चो सुनजोंग जियन को दे दी जाती है, जो प्रोड्यूसर से कहता है कि वे मीटिंग शेड्यूल होने पर कांटेक्ट करेंगे। कॉल खत्म हो जाती है। कार में चो फोन वापस वूने को देता है, कहता है कि बाकी सब संभाल लिया गया है। वूने फोन लेकर सोच में पड़ जाता है कि अब जब वो लीड है तो उसका बेनिफिशियल ईविल रैंक शायद बढ़ गया होगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, करेक्ट, बेनिफिशियल ईविल एसएस रैंक अप, जैसे किस्मत ने गेम लेवल अप का मैसेज भेजा हो। तभी मैनेजर अपना फोन देखकर चौंक जाता है, ये क्या है? वह चिल्लाता है, जिससे वूने भी चौंक जाता है। खबर में लिखा होता है कि डायरेक्टर ऑन जेबाक को सीनियर एक्टर शिम हान हो के साथ डिनर करते देखा गया है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वह अपनी एक सर्वीन फिल्म में उन्हें कास्ट कर रहे हैं। शिम हान हो को कोरिया के टॉप 3 दिग्गज एक्टर्स में गिना जाता है, जिन्हें एक्टिंग वर्ल्ड का इतिहास कहा जाता है। मैनेजर का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है,
डायरेक्टर ऑन की एक सर्वीन फिल्म किंग फिल्म फेस्टिवल, वूने का इंटरनेशनल डेब्यू और अब शिमहान हो। अगर ऐसा हुआ तो ये प्रोजेक्ट विस्फोटक स्तर पर पहुंच जाएगा। वह घबरा जाता है कि इंडस्ट्री और जनता इस बात पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। वह वूने से पूछता है कि उसे क्या लगता है, जोड़ते हुए कि यह खबर अभी कन्फर्म नहीं है। वूने बस शांत होकर कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ठंडा जवाब सुनकर मैनेजर दंग रह जाता है। यही है हमारा वूने। वह सोचता है कि शायद वूने पहले से ही रोल में डूब गया है और अब शिम हान हो को सिर्फ एक बुजुर्ग अभिनेता की तरह देख रहा है, न कि किसी लीजेंड की तरह। तभी मैनेजर का फोन फिर बजता है। कॉलर है डायरेक्टर ऑन जे बाक। वह पूछता है कि क्या उसने फिल्म से जुड़ी खबरें देखी है। फिर बताता है कि उसने शिम हान हो को भी वही स्क्रिप्ट दी है और बताया कि वो दूसरे व्यक्ति है जिन्हें स्क्रिप्ट मिली। मैनेजर अंदर से घबराया हुआ है, लेकिन शांत स्वर में पूछता है, क्या आपने वूने का जिक्र किया? डायरेक्टर ऑन थोड़ा रुकता है और फिर कहता है, क्या वूने इस सब से प्रेशर महसूस कर रहा है? और लाइन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। गर्व की एक लहर के साथ जो सुनजैन सीना चौड़ा करते हुए आत्मविश्वास से कहता है, नहीं। वूने ने कहा कि उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत मजबूत लड़का है। लाइन के दूसरी तरफ डायरेक्टर ऑन जेबाक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल जाती है। वह कहता है, जैसा उम्मीद थी, उसकी हिम्मत पूरे देश में नंबर 1 है। फिर डायरेक्टर एक रणनीतिक सुझाव देता है। वह कहता है कि आधिकारिक कास्टिंग घोषणा को एक साथ जारी करना सबसे अच्छा रहेगा। 2 दिग्गज और एक उभरती तलवार, एक ही फ्रेम में, अनगिनत संभावनाएं। मैनेजर तुरंत बात समझ जाता है। अब वूने के लिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं होगा, बल्कि घोषणा में उसका नाम 2 लीजेंड्स के बीच होगा, डायरेक्टर ऑन और शिम हान हो के साथ, जो 100 गुना बेहतर है। कोई स्पॉटलाइट छीनाझपटी नहीं, बस साझा सम्मान। डायरेक्टर सहमत होता है, कहता है कि शिम हान हो जैसे सीनियर के सामने किसी की घोषणा को रैंक देना शिष्टाचार नहीं होगा। मैनेजर दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी जब वे वूने की फीस पर बात करने लगते हैं, डायरेक्टर ऑन के फोन पर एक नया मैसेज आता है। वह देखता है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। मैसेज शिमहान हो का है। उसमें लिखा है, सर, मैं वह रोल स्वीकार करता हूं जो आपने ऑफर किया था, और इस तरह एक अफवाह हकीकत में बदल जाती है। बाद में एक ऑफिस मीटिंग में चो जियन उत्साह से वूने को इस सफल नेगोशिएशन की खबर सुनाता है। वह बताता है कि उन्होंने उसके लिए 200 मिलियन की शानदार फीस तय की है और उसके बाद प्रति दर्शक 101 का बोनस जब शो अपने खर्च निकाल लेगा। वह जोड़ता है कि डायरेक्टर वूने को लगभग अपने स्तर का मानता है। मैनेजर बेहद खुश है। इन नंबरों को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे हर अंक तालियों की आवाज में बदल गया हो। सीन बदलता है। वूने आवर टेबल नाम के कुकिंग शो की मीटिंग में है, प्रोड्यूसर और एक फीमेल को स्टार के साथ। प्रोड्यूसर उससे पूछता है कि क्या उसने उस डेवलपमेंट डिश के बारे में सोचा जो पिछली बार उसने जिक्र किया था। वूने शांत आत्मविश्वास से सिर हिलाता है, वो स्थिरता जो किसी भी किचन को खामोश कर देती है। प्रोड्यूसर फिर पूछता है, बाकी लोगों का क्या? और वूने इधर-उधर देखता है। प्रोड्यूसर बताता है कि बाकी कास्ट मेंबर्स की शूटिंग पहले ही खत्म हो चुकी है और वे विदेश में अलग से शूट कर रहे हैं। वह कहता है कि आज सिर्फ एक साधारण ब्रीफिंग और शेड्यूल चर्चा होगी, इसलिए वे जल्दी खत्म करेंगे, यानी असली पाक तूफान से पहले की शांति। विषय पर लौटते हुए वूने धीरे से पूछता है, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं? प्रोड्यूसर का चेहरा उत्साह से चमक उठता है। ओह, तो तुम्हारे पास तैयार डिश है। जरूर, इस्तेमाल करो। उसकी फीमेल को स्टार मदद की पेशकश करती है और वूने कहता है कि वह इंग्रेडिएंट्स तैयार कर सकती है। टीम शूटिंग के लिए तैयारी करने लगती है और कमरा एक सेट में बदल जाता है। कुछ ही मिनटों बाद वूने एक खूबसूरती से सजे नूडल्स का बाउल पेश करता है। वह घोषणा करता है, सोया सॉस बेस्ड माकुकु तैयार है। अपनी कोस्टार के बगल में खड़े होकर वह समझाता है, ये डिश हम अमेरिका में बेचेंगे, इसलिए मैंने ब्रॉथ को थोड़ा कम नमकीन बनाया है। वह जोड़ता है कि स्वाद को पेरिला लीफ, सेसमे सीड्स और जिंजाबिन से एडजस्ट किया जा सकता है। स्टाफ इसका स्वाद लेते हैं और हैरान रह जाते हैं। कोई चिल्लाता है, वाह, ये तो कमाल है प्रोड्यूसर, ये तो पागलपन है। एक और कहता है, तुम इसे बेच सकते हो। डिश का नाम क्या है? वूने सोचता है और कहता है, जिमजाबिन माकुकु ठीक रहेगा,
प्रोड्यूसर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा नाम है। और इस तरह एक नया मेन्यू आइटम जन्म लेता है, लाइव एड्रेनालिन और स्वाद की दुनिया में। टेस्ट सक्सेसफुल होते ही प्रोड्यूसर शेड्यूल की बात करता है। वह बताता है कि यूएस शूट में कुछ दिक्कतों के कारण फिल्मिंग को 2 हिस्सों में बांटना होगा। शो के 10 एपिसोड होंगे। पहला राउंड 5 एपिसोड का, जो 1 हफ्ते में शूट होगा, और दूसरा राउंड अगले साल की शुरुआत में। वह जोड़ता है कि यूएस आर्क के लिए लोकेशन और रेस्टोरेंट लगभग तय हो चुके हैं। हफ्ते में 2 दिन फूड ट्रक से और बाकी समय रेस्टोरेंट में काम होगा। 2 मंच, 1 शेफ और कहानी की गर्मी। आखिर में प्रोड्यूसर बताता है कि पहला शूट नवंबर के अंत से दिसंबर की शुरुआत तक शुरू होगा। वूने की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती है। वह सोचता है, इतना जल्दी? अब उसके सामने 2 किरदार है, एक एक्शन फिल्म का और एक कुकिंग शो का, 2 देशों में, एक के बाद एक। 2 जिंदगियां, 2 मंच और एक अडिग केंद्र। साल के अंत के साथ कोरियाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खबरों और हलचल से भरी हुई है। इस साल की सबसे बड़ी चर्चा है एक्ट्रेस वॉरेन पर हुआ हमला। रिपोर्टों में दिखाया जाता है कि उसका स्टॉकर पकड़ा गया है, जो बेहद चेहरा लिए कहता है कि उसने उसे इसलिए सजा दी क्योंकि वह बहुत बदचलन हो गई थी। जनता का गुस्सा फूट पड़ता है। ऑनलाइन लोग सख्त सजा की मांग करते हैं और हमलावर की विक्षिप्त सोच को कोसते हैं। इन्हीं खबरों के बीच एक और हेडलाइन उभरती है, वैरायटी शो आवर टेबल की कास्ट, जिसमें उभरता सितारा कॉन्ग वू ने शामिल है, अमेरिका के लिए रवाना हो गई है। विमान में बैठा वू ने अब भी यकीन नहीं कर पा रहा, क्या हम सच में जा रहे हैं? क्या मैं सच में अमेरिका जा रहा हूं? उसे अंदाजा नहीं कि कोरिया में, वहीं से जहां उसने कभी उम्मीद नहीं की, एक नया मोड़ शुरू हो चुका है। एक शांत पार्किंग लॉट में एक आदमी अपनी कार में बैठा डैशकैम फुटेज देख रहा है। वीडियो में दिखता है हमलावर और वू ने। वह चौंककर बुदबुदाता है, ये तो कॉन्ग वू ने है। फिर कहता है, तो वूने ने उसे बचाया। वह न्यूज आर्टिकल और यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करता है, हैरान कि कहीं भी वूने का नाम नहीं है। तभी उसे ख्याल आता है और उसके चेहरे पर लालची मुस्कान फैल जाती है, मेरे डैशकैम में तो सब रिकॉर्ड है। ये तो जैकपॉट है। वह जल्दी से फाइल का नाम बदलकर रख देता है, एसयूएस सुपर जैकपॉट, वॉरेन स्टॉकर अटैक इंसिडेंट। मेरी कार के डैशकैम ने सब फ्रंट से रिकॉर्ड किया, नॉट क्लिकबेट। वह इसे अपलोड करने की तैयारी करने लगता है। एक छोटा सा हादसा अब बड़े खुलासे की ओर बढ़ रहा है। सीन बदलता है, लॉस एंजेलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भीड़ भरा टर्मिनल। आवर टेबल की टीम पहुंच चुकी है। वूने चारों ओर देखता है, अनजाने माहौल में हैरान। वाह, पागलपन है। मैं सच में अमेरिका में शो की शूटिंग कर रहा हूं। ये सच में अमेरिका है? उसकी कोस्टार पास आकर पूछती है। वूने, क्या हुआ? पुरानी यादों में खो गए? वूने उलझन में सोचता है, पहली बार आया हूं, कौन सी यादें? फिर उसे याद आता है एजेंसी द्वारा बनाई गई अमेरिका में पढ़ाई की झूठी कहानी, और वह मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, बस एक प्रोजेक्ट सोच रहा था। वह उसे आराम करने को कहती है, लेकिन वूने मुस्कुराकर कहता है, मैं अंदर ही अंदर आराम कर रहा हूं। फिर प्रोड्यूसर टीम को इकट्ठा करता है और बताता है कि पहले 2 दिन वे नॉर्थ हॉलीवुड पार्क में फूड ट्रक से काम करेंगे और पास ही रहने की व्यवस्था होगी ताकि टाइम डिफरेंस एडजस्ट कर सकें। पहले दिन शूट हल्के मूड में होगा और असली काम दूसरे दिन से शुरू होगा। फिर वो ग्रुप के डेजिग्नेटेड लीडर की तरफ मुड़कर पूछता है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। वो आदमी हैरान होकर पूछता है, मैं लीडर क्यों हूं? मैं तो बस एक नाम का बॉस हूं जो पीछे से चीजें संभालता है। फिर वो साफ साफ बताता है कि कॉन्सेप्ट तो कुकिंग का है, तो नेचुरली लीडर तो विन होना चाहिए जो असली शेफ है। प्रोड्यूसर उस फिगर हेड से पूछता है कि क्या उसे अपने जूनियर से ऑर्डर्स लेने में कोई दिक्कत है। वो आदमी हंसते हुए कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर्स लेने वाला रोल तो सबसे कंफर्टेबल होता है। फिर वो वीन की तरफ देखकर पूछता है, तो वीन, अब क्या करें? लीडरशिप रोल में आते हुए वीन एक साफ प्लान बताता है, मेन्यू डिसाइड करने के बाद हमें इंग्रेडिएंट्स चुनकर खरीदने चाहिए। जब प्रोड्यूसर पूछता है कि क्या वो सारे मेन्यू आइटम्स फूड ट्रक में बनाएंगे, तो वीन समझाता है, नहीं, स्पेस छोटी है और वर्क फ्लो टाइट रहेगा, तो 2 आइटम्स ही ठीक रहेंगे। प्रोड्यूसर तुरंत सहमत हो जाता है और वीन को कहता है कि वो आराम से मेन्यू के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स चुन सकता है। अब सबको साफ समझ आ जाता है कि आगे से वीन ही चार्ज लेगा। जैसे ही ग्रुप निकलने की तैयारी करता है,
वीन मन ही मन सोचता है कि रास्ते में एरिया का मैप थोड़ा समझ लेगा। तभी उसका फोन लगातार बजने लगता है। वो हैरानी से उसे निकालता है और देखता है कि मैसेज की बार आई हुई है। स्क्रॉल करते करते उसका शांत चेहरा शौक में बदल जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, वो सोचता है। तभी प्रेसिडेंट चो सुंजिया उसके पास आता है। सीईओ के चेहरे पर डर साफ झलकता है। बुरा हो गया, चोई कहता है और अपना फोन दिखाता है। स्क्रीन पर डैश कैम वीडियो चल रही है, जिसमें वीन अटैकर को रोक रहा है। नीचे एंटरटेनमेंट डेली ब्लिंक का स्क्रीनशॉट है, जिसमें लिखा है कि स्टॉकर अटैकर असल में कॉन्ग था। प्रेसिडेंट चोई जल्दी से बताता है कि पूरे कोरिया में अफरातफरी मच गई है। कमेंट्स में लोग वीन की मार्शल आर्ट स्किल्स और उसकी ओवरऑल टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं। अभी पूरी मीडिया हिल चुकी है। चोई कहता है, तुम हर जगह न्यूज में हो, अनबिलीवेबल है। उसके फोन पर रियल टाइम सर्च चार्ट दिखता है, जिसमें कॉन्ग WG रैंक 1 पर है। वो जोड़ता है कि जिन के पास वीन का नंबर है, सब उसे कॉल कर रहे होंगे। वीन हेडलाइंस पर नजर टिकाए बस धीरे से कहता है, क्या? चोई समझाता है कि क्योंकि वी आर इनसाइड शो ने इंसिडेंट को पब्लिक किया, इसलिए अब वो हर आर्टिकल और यूट्यूब वीडियो का टॉपिक बन गया है। चोई सीधा पूछता है, अब क्या करना चाहते हो? एडमिट करोगे या चुप रहोगे? मैं सजेस्ट करता हूं कि साफ जवाब दो। थोड़ी देर सोचकर वीन कहता है, एडमिट करना बेहतर रहेगा। चोई सिर हिलाता है, गुड, मैं कुछ घंटों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट संभाल लूंगा। जैसे ही वीन फोन रखता है, उसके कोस्टार्स उसके पास दौड़कर आते हैं, शौक और एक्साइटमेंट से भरे चेहरों के साथ। कोई चिल्लाता है, वीन, ये आर्टिकल क्या है? ये मार्शल आर्ट्स वाले मूव्स। दूसरा उसके कंधे पकड़कर कहता है, ये सच है क्या? तू शेफ नहीं था, हीरो था। थककर वीन अंदर ही अंदर सांस छोड़ता है। हाँ, इसलिए तो छिपाया था। उसी समय कोरिया में डायरेक्टर अंजबच और वेटरन एक्टर शिम हाहो कार में बैठे उसी खबर को फोन पर देख रहे होते हैं। शिम हाहो दिलचस्पी से कहता है, मुझे जानना है उसने ये सब कब सीखा, ये तो रेयर वीडियो है। डायरेक्टर ऑन सहमत होते हुए कहता है कि वीन बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, जो हमेशा कुछ नया करता है। कुछ देर बाद वो लोग ग्रैंड एस्टेट पहुंचते हैं, जहां स्टार नाइट अवार्ड सेरेमनी चल रही होती है, साल की सबसे एक्सक्लूसिव पार्टी। अंदर इंडस्ट्री के बड़े लोग, ऑफिशियल्स और टॉप स्टार्स मौजूद होते हैं। सबकी बातचीत का टॉपिक एक ही होता है, कॉन्ग वीन का नया वायरल वीडियो। कोई पूछता है, तुमने कॉन्ग वीन का वीडियो देखा? दूसरा जवाब देता है, हाँ, लगा जैसे कोई फिल्म चल रही हो। डायरेक्टर ऑन मुस्कुराता है और शिम हाहो से कहता है, अभी अच्छा वक्त है मेरी फिल्म लीच के एक्टर की घोषणा करने का। शिम हाहो पूछता है कि कब अनाउंस करोगे, क्योंकि ये खबर बहुत शोर मचाएगी। तभी पावर पैच का एक रिपोर्टर भागता हुआ आता है और डायरेक्टर ऑन से इंटरव्यू मांगता है। पूछता है कि उसने लीच की स्क्रिप्ट किस एक्टर को दी है। डायरेक्टर ऑन हंसते हुए कहता है, हाँ, ये इतनी बड़ी बात क्या है। फिर कामली कहता है, असल में सिर्फ स्क्रिप्ट दी नहीं, बल्कि 2 लीड एक्टर्स कंफर्म भी हो चुके हैं। भीड़ में हलचल मच जाती है, सब मान लेते हैं कि उनमें से एक शिम हाहो है। रिपोर्टर पूछता है, दूसरा कौन है? कोई और टॉप एक्टर? डायरेक्टर ऑन हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, कॉन्ग वीन। पूरा हॉल सन हो जाता है। रिपोर्टर जड़ होकर खड़ा रह जाता है। डायरेक्टर ऑन भोलेपन से कहता है, क्या हुआ? आपने पूछा, मैंने बता दिया, अब सब हैरान क्यों हैं? रिपोर्टर हकलाते हुए कहता है कि वीन पहले से ही वायरल है और अब ये खबर तो आग में घी डाल देगी। वो सोचता है कि आखिर एक रुकी एक्टर को इतना बड़ा मौका कैसे मिला। फिर वो जल्दी से खबर भेजने भागता है और पार्टी में हलचल मच जाती है। रिपोर्टर आखिरी बार डायरेक्टर से पूछता है, आपने कॉन्ग वीन को क्यों चुना? डायरेक्टर ऑन बस मुस्कुरा देता है और रहस्यमयी अंदाज में जवाब देता है, क्योंकि उसे कैंस फेस्टिवल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आइलैंड्स एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।